नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम वर्ग 3 साइंस, वर्ग 3 विज्ञान का चैप्टर क्लास करेंगे। और आपको पता है कि साइंस में 30 क्वेश्चन जैसे पूछे जाने हैं। 30 नंबर की क्लास रहेगी, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो चैप्टर दूसरा है वो चैप्टर मानव उत्सर्जन तंत्र जो दिया गया है, ठीक है, वो चैप्टर्स लेके हम एमसीक्यूज टॉप 30 करने जा रहे हैं। ये टॉप 30 एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लाए गए हैं और इन टॉप 30 में से आइए जब बात करेंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? एरॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या आर्टेरियस की बात कर रहे हैं। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? सभी लोग बताइएगा। सभी लोग जानते हैं नेफ्रॉन होती है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो साइंस का यह पार्ट है और बेहतरीन क्वेश्चंस है। तो कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई दोनों पूछी जा जाएगी, ठीक है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई पूछी जाए या संरचनात्मक, दोनों का नेफ्रॉन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और नेफ्रॉन की अगर बात करता हूँ, नेफ्रॉन के भी कई सारे कार्य होते हैं, ठीक है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, इसका जिक्र नेफ्रॉन से होता है। और नेफ्रॉन के भी कई कार्य होते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई के साथ साथ रक्त को छानने और मूत्र बनाने में भी काम करती है। नेफ्रॉन से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। तो नेफ्रॉन की अगर बात करता हूँ तो हेनले एक इसका भाग होता है जिसका कार्य होता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसकी जो पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, चैप्टर वाइज हम डेली क्लासेज कर रहे हैं, तो डेली क्लासेज आपको अटेंड करना है। अगर इसका लिंक भी दे दिया जाएगा और इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे कि वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 क्लास का, ठीक है। दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं और सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है। हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? हमारे यानी आपके शरीर में हृदय, यकृत, वृक्क, फेफड़ा, 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिया गया है। तो हमारे यानी आपके शरीर में खुद सोचिए, जल की मात्रा को संतुलित कौन करता है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने का वृक्क और किडनी का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? वृक्क और किडनी का कार्य होता है। वृक्क और किडनी शरीर में अतिरिक्त पानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसको बाहर निकालकर जल संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और रक्त में अपशिष्ट उत्पादों को छानने में कार्य भी वृक्क ही करता है और यह मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने का जो कार्य है वह किसका हो जाता है? वृक्क अर्थात किडनी इज द राइट आंसर हो जाए। सभी लोग समझ रहे हैं? हर एक क्वेश्चन को समझते जाना है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनी गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइएगा और ध्यानपूर्वक सभी लोगों को कमेंट करना है। निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? यूरिक अम्ल जो होता है किसका अपशिष्ट पदार्थ होता है? और ये 1 नंबर का पूछा ही जाता है। आपने देखा होगा साइंस के चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर में ही दिया गया है आपका। तो यूरिक अम्ल का जिक्र हुआ था अमीबा, तितली, पक्षी, ऊँट। आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में कि अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल का जिक्र होता है तो एक नाम आता है पक्षियों का। आपने देखा पक्षी जो होता है यूरिक अम्ल को अपने अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करता है। तो पक्षी जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
थर्ड वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। पक्षी हो गए, सरीसृप और कीड़े भी आते हैं। ये यूरिकोटिलिक होते हैं, जिसका अर्थ होता है वे अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। तो क्या क्या पक्षी आ जाए, पक्षी ऑप्शन नहीं है तो सरीसृप भी आते हैं, सरीसृप के बाद कीड़े भी आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है। निर्जलीकरण के समय में शरीर में किसका अभाव होता है, यानी अगर आपके बॉडी में निर्जलीकरण हो रहा है, निर्जलीकरण मतलब पानी की कमी, यानी जितना हम पानी ले रहे हैं वो पानी में पूरा शरीर अवशोषित हो रहा है, कार्य में लग रहा है तो बच नहीं पा रहा है, उसको हम निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण में उल्टी दस्त होने लगता है। तो शरीर में किसका अभाव होता है, शर्करा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फास्फेट या पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl इज द राइट आंसर। ठीक है, निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव होता है, किसकी कमी होती है, NaCl, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करते हैं। हर एक क्वेश्चन का कमेंट, हर एक क्वेश्चन का फीडबैक आप सभी को करना है, क्योंकि यहाँ पे सपना शिक्षक बनना है। सभी लोग समझ गए, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप सभी लोग तैयार हैं हर एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, कमेंट करने के लिए। अब आप बोलेंगे सर आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे प्रश्न आप कम कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि प्रश्न बस करेंगे तो प्रश्न बस समझेंगे, और अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो इनसे रिलेट करेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन को हमें पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से समझना पड़ेगा साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती हो। जी हाँ, ऐसी भी कुछ दवाएं होती हैं जो मूत्र के उत्सर्जन को बढ़ा देती हैं। एडिनल, मोनोरिक, डायूरेटिक या ट्रायूरेटिक। जी हाँ, ऐसी दवा जो मूत्र के उत्सर्जन को बढ़ा दे, वह दवा कौन सी होगी। क्या आपको पता है? पता है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वह होता है डायूरेटिक। डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, मोनो मतलब 1 होता है। मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक, ट्रायूरेटिक। ठीक है, दोनों चीज़ें दी गई, तीनों चीज़ें दी गई। तो ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती हो वह डायूरेटिक कहलाती है। प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न आया? ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है, तब आपका जवाब होना चाहिए डायूरेटिक। याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि माइंड की मेमोरी में आपका सेव हो जाए। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डायूरेटिक को, डायूरेटिक को हिंदी में मूत्रवर्धक बोला जाता है। ये दवाएं गुर्दे को अधिक नमक और पानी को मूत्र में निकालने में मदद करती हैं, जिससे शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसमें कई प्रकार का होता है मूत्रवर्धक, जैसे लूप मूत्रवर्धक हो गया। ठीक है, इसलिए डायूरेटिक इज द राइट आंसर हो जाएगा। लूप हो गया, थियाजाइड मूत्रवर्धक हो गया, पोटेशियम बख्शने वाला मूत्रवर्धक हो गया, ये बहुत सारे होते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मूत्र में असमान घटक कौन सा है? अब मूत्र में असमान घटक कौन सा होता है? कहीं ना कहीं आपके यूरिया, कैरोटीन, एल्बुमिन या सोडियम। तो मूत्र में असमान घटक आमतौर पर नहीं पाए जाते। शर्करा, ग्लूकोज, कीटोन बॉडी, रक्त, प्रोटीन, अपन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर प्रश्न में आ जाए एग्जाम में कि मूत्र में असमान घटक, तो एल्बुमिन करना है। क्या करना है? एल्युमिनियम जो है असमान घटक, क्योंकि ये एल्युमिनियम घटक नहीं होता है। बाकी सोडियम, कैरोटीन, यूरिया, ये तीनों घटक आपने देखा होगा मूत्र में पाया जाता है। सोडियम भी मिलेगा, यूरिया मिलेगा, कैरोटीन भी मिलेगा, लेकिन एल्युमिनियम नहीं मिलेगा। तो असमान घटक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए। 6 क्वेश्चन हुए हैं भैया, 9 मिनट की क्लास हो चुकी, 10 मिनट हो रहे हैं। अब थोड़ा फास्ट करते हैं ना। चलिए अब हम फास्ट करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस, और डिटेल के साथ थोड़ा, क्योंकि डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा।
निम्नलिखित में से मूत्र में असमान घटक है, ये भी प्रश्न उसी प्रकार से है। तो क्या क्या असमान घटक हो जाएगा, यानी मूत्र में क्या 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 चीज़ें नहीं होती हैं, ये जानना जरूरी है। तो कैरोटीन यूरिया भी हो गई भैया, यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, तीनों चीज़ें होती हैं। मूत्र में समान घटक क्या है, कैरोटीन, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये तीनों समान घटक हो जाएंगे। लेकिन जब असमान घटक पूछा जाएगा तब आपका कौन सा आंसर होगा, तब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, कीटोन बॉडी इज द राइट आंसर। तो मूत्र में असमान घटक कीटोन बॉडी होगा और समान घटक कैरोटीन, यूरिया और यूरिक अम्ल हो जाएंगे। सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। भ्रूण का एलेंटोज किसमें सहायक होता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। भ्रूण का एलेंटोज किसमें सहायक होगा, उत्सर्जन, श्वसन, संरक्षण, पाचन, किसमें होगा। देखिए भ्रूण का एलेंटोज कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा भी जाता है और रिपीट भी होता है प्रश्न कि भ्रूण का एलेंटोज किसमें सहायक होता है। देखिए भ्रूण का एलेंटोज जो होता है कहीं श्वसन और उत्सर्जन में सहायक होता है। किसमें होता है, श्वसन और उत्सर्जन में, लेकिन उत्सर्जन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये कई बार रिपीट होता है कि एलेंटोज जो होता है ये भ्रूण के विकास में के दौरान बनने वाली एक झिल्ली होती है। ये भ्रूण के चारों ओर एक थैले के रूप में विकसित होती है। इसमें श्वसन का जो देखिए उत्सर्जन का कार्य जो होता है ये भ्रूण द्वारा जो उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको जमा करता है, यूरिया, ठीक है, इनको जमा करके फिर स्थानांतरित करता है। लेकिन जो श्वसन का भी कार्य होता है, श्वसन ऑक्सीजन को क्या करता है, भ्रूण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है और CO2 को क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। कौन, श्वसन। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है भ्रूण के एलेंटोज में, श्वसन और उत्सर्जन का। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संघ जल, वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है। कौन संघ होगा जो जल, वसा, दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करेगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, साइंस का बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। तो वृक्क और किडनी ही ऐसा हो सकती है जो जल, वसा और दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन अंग जो कहलाएगा वह वृक्क ही कहलाएगा और किडनी कहलाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि वृक्क और किडनी से जल, वसा, अन्य अपशिष्टों का बाहर निकलने का मुख्य अंग कहलाता है। कहलाता कि नहीं कहलाता। वृक्क, किडनी जो होती है शरीर के उत्सर्जी अंग कहलाती है। रक्त के अपशिष्ट पदार्थ जैसे अतिरिक्त पानी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स को छान कर मूत्र के बाहर में निकालता है, वह वृक्क का कार्य होता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की बात करेंगे, त्वचा पसीने के माध्यम से कुछ मात्रा में पानी और नमक को बाहर निकालता है। नमक को हम अवशिष्ट रूप कह सकते हैं। प्लीहा का भी कार्य होता है। प्लीहा रक्त को छानने और पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को हटाने का काम करता है। और लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, ये उत्पादन नहीं करती। लार ग्रंथियाँ लार को उत्पादन नहीं करती। जो पाचन में मदद करती हैं और भोजन को नम करती हैं वो लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो चारों ऑप्शंस को आपने जान लिया, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नो डाउट। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से हम MCQs कर रहे हैं, टॉप MCQs कर रहे हैं, NCERT बेस्ड MCQs कर रहे हैं और टॉपर नोट्स भी आपकी बनाई जा रही है। टॉपर नोट 10 से 12 बुकों का निचोड़ और 3 से 4 लोगों की टीम लगी हुई है। और वर्ग 2 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, चाहे साइंस का जिनका हुआ हम साइंस से उनका सजेशन ले रहे हैं, जिनका सोशल साइंस के सिलेक्शन हुआ सोशल साइंस का आपका उनका सजेशन ले रहे हैं, हिंदी वालों का सजेशन ले रहे हैं, मैथ्स वालों का सजेशन, हर एक टीचर का सजेशन ले रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन्हीं के द्वारा टॉपर नोट्स बनाई जा रही है। आइए बात करेंगे प्रश्न की। हेमिकॉर्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं। हेमिकॉर्डेट देखिए एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये तो आप इंग्लिश में बता रहे हैं, और तो टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम में साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस तीनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। तो हेमिकॉर्डेट जो होता है ये आपका फ्रोम्फरिक वृक्क, क्या होगा, फ्रोम्फरिक वृक्क की सहायता में उत्सर्जन करता है। तो जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। हेमिकॉर्डेट एक समुद्री जीव होता है जिसमें उत्सर्जन फ्रोम्फरिक वृक्क या ग्लोमेरुलस नामक संरचना के माध्यम से होता है। तो हेमिकॉर्डेट क्या है, एक समुद्री जीव है, ठीक है ना।
तो फ्रोम्परिक वृक्क इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। और मालफिजन ट्यूब की मैं बात करता हूँ तो मालफिजन ट्यूब ये कीड़ों में पाए जाने वाला एक उत्सर्जन अंग होता है, जो हेमिकॉर्डेट में नहीं होता है लेकिन कीड़ों में पाया जाता है, हेमिकॉर्डेट में नहीं होता है। ठीक है, इनमें से किसमें कपाट रहित हृदय होता है? तो कपाट रहित हृदय किसमें होता है, सभी लोग बताइएगा। किसमें कपाट रहित हृदय होता है? स्तनपायी, सरीसृप, मछली, उभयचर। कपाट रहित हृदय या निष्कपट हृदय बोला जाता है तो यह व्यक्ति के धोखे, छल, कपट से रहित होता है, सच्चाई, ईमानदार का शुद्ध मानते हैं, इसलिए मछली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, फास्ट क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। दूध के वितरण के पूर्व उसके स्थायीकरण हेतु कौन सा ताप उपचार किया जाता है? तो दूध को भाई सुरक्षित किससे करेंगे? दूध बेचने से पहले जो दुग्ध उत्पादन होता है गाय भैंस से निकालने के बाद उसको सुरक्षित करने के लिए पाश्चीकरण किया जाता है। पाश्चीकरण के एक निश्चित तापमान होता है, उस तापमान में दूध को गर्म किया जाता है और फिर सुरक्षित फिर जाके मार्केट में और बेच दिया जाता है इनका। ठीक है, तो पाश्चीकरण इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? हर एक क्वेश्चन को समझते जाइए, प्रिपरेशन को मजबूत करते जाइए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर ही दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है नाभिकीय विकिरणों से अत्यधिक प्रभावित है? नाभिकीय विकिरण से प्रभावित है मतलब एक ही है, वह नाजुक अंग है आँख। क्योंकि नाभिकीय विकिरण का जिक्र अगर दिया गया है तो समझिएगा नाभिकीय विकिरण मतलब आँख हो जाएगा। बिल्कुल, आँख नाजुक अंग होता है और ये नाभिकीय विकिरण अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में होती हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा, 9th क्लास में भी दिया गया है। ठीक है, तो 9th to 12th क्लास की पढ़ लेना है। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि पक्षियों में एकल क्या होता है? पक्षियों में एकल मतलब एक चीज़ होती है। पक्षियों में एकल अर्थात एक होता है, वृक्क, फेफड़ा, वृषण या अंडाणु। देखिए पक्षियों में मादा पक्षी के पास आमतौर पर केवल एक ही अंडाशय या अंडाणु या अंडक होता है। अंडाशय विकसित होता है जो कि बायां अंडाशय होता है। पक्षियों में कौन सा अंडाशय होगा? बायां अंडाशय, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आए तो बायां अंडाशय करिएगा, दायां अंडाशय इनमें नहीं होता है। ठीक है, केवल बायां ही होता है पक्षियों में। अगला प्रश्न, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे वसा की परत किसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है? हमारे शरीर की त्वचा के नीचे एक वसा की परत होती है, उसका भी एक नाम है वसा की परत का, उसका भी हम जिक्र करेंगे। उसको त्वचा के नीचे वसा की परत होती है और उसको हम उपचर्म बोलते हैं। यह ऊष्मा के कम करने में मदद करती है। ये वसा का एक अच्छा इंसुलेटर कहलाता है। ये गर्मी को आसानी से प्रभावित नहीं होने देता, मतलब शरीर की ऊष्मा को कम करना, इसका तात्पर्य ही होता है ना, ऊष्मा को कम करना इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए। हर एक क्वेश्चन को कमेंट करते जाएगा, फीडबैक करते जाएगा, तैयारी जारी रखिएगा क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं कि मूत्र के पीले रंग का होना किसका उपस्थित से होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग आपने पढ़ा भी होगा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण का जो है यूरोक्रोम एक वर्णक होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। अगर पूछा जाए कि यूरोक्रोम एक वर्णक है किसके टूटने से बनता है तो लाल रक्त आरबीसी जो होती है इनकी कोशिकाओं के टूटने से बनता है। यह वर्णक मूत्र में मौजूद होता है और इसी की वजह से पीला रंग होता है, पीला कलर होता है। क्या किसके? यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम किससे बनता है? लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से यूरोक्रोम बनता है, यूरोक्रोम तैयार होता है। लसिका भी एक तरल पदार्थ होता है जो विभिन्न कार्यों में मदद करती है, जैसे मूत्र के रंग को कई संबंध इसका नहीं है लसिका का। अगला प्रश्न,
कोंक शब्द किस अंग के लिए उपयोग होता है? तो कोंक में आपने देखा होगा ना, इसकी कोंक भर गई है, गोद भराई, कोंक भराई, आपने नाम सुना होगा ना। तो कोंक भरना मतलब होता है गर्भाशय। कहते हैं उसका कोंक खाली है। कोंक खाली मतलब उसका कोई बच्चा नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना। गर्भाशय इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए फटाफट अंदाज में 30 क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्तनपायी भ्रूणों के अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से उत्सर्जित होते हैं? स्तनपायी भ्रूण, स्तनपायी आप सब समझ लो, सभी लोग समझ गए होंगे क्या चीज़ यहाँ पे दी गई है। स्तनपायी की बात कर रहा हूँ तो क्या क्या दिया गया है, सभी लोग बताइएगा। स्तनपायी भ्रूणों के अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से उत्सर्जित होते हैं? तो गर्भनाल, एमनियोटिक तरल, या एलनटोइस, या मूत्रवाहिनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग बताइए कौन सा होगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर भी आ चुका है। और राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्भनाल इज द राइट आंसर। स्तनपायी भ्रूणों के अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से उत्सर्जित होते हैं? गर्भनाल से होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। स्तनपाइयों में उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी जो इस स्तनपायी होते हैं उनमें उत्सर्जन का कार्य किस प्रकार से होता है? तो स्तनपाइयों अर्थात स्तनधारियों में उत्सर्जन का मुख्य कार्य गुर्दा किडनी ही करती है, और त्वचा भी करते हैं, लेकिन किडनी पहला ऑप्शन करना है। और किडनी नहीं होती है तो फिर आपके त्वचा के ऑप्शन पे जाना है। आप सभी लोग जानते हैं गुर्दा अर्थात किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समान मूत्र में पाया जाता है? ऐसा पदार्थ जो समान मूत्र में पाया जाता हो, वह पदार्थ का नाम कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। तो सभी लोग जानते हैं वह कौन सा होगा? रक्त प्रोटीन, क्रेटिनिन, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त। तो बी ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लीजिए। क्रेटिनिन जो होता है, क्रेटिनिन पदार्थ समान मूत्र में पाया जाता है। अगर मूत्र में आपके ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा निकलने लगे तो एक बीमारी का खतरा है, ये भी जान लेना है। रक्त प्रोटीन बोला जाता है। रक्त प्रोटीन मूत्र में नहीं पाया जाता है, अगर निकल गया तो बीमारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग? तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग क्या होगा भैया? मेरे प्यारे प्यारे भैया, मेरे प्यारी प्यारी बहनें, रक्षाबंधन आ गया है, इसलिए तैयारी करिए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्क का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन होगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं, नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। इसमें ज़्यादा डिटेल से जाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है ना। सभी लोग समझ गए। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो हमने भैया यूरिक अम्ल को माना, अमोनिया माना, यूरिया माना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो एक भोजन है। कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया जाता है ना कि अपशिष्ट में आता है। तो क्या करेंगे आप लोग? किस ऑप्शन को चयन करेंगे कि कौन सा अपशिष्ट पदार्थ इसमें नहीं होगा? कार्बोहाइड्रेट इसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि यह यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया ये तीनों अपशिष्ट पदार्थ हैं, ना कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका अपशिष्ट पदार्थ में नहीं आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखिएगा, मानवों में अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा? अमोनिया, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, या यूरिक अम्ल। मानव ने आप में, हमारे में अपशिष्ट पदार्थ क्या है भैया? सभी लोग बताइएगा। मेरे सभी शिक्षक बंधु, मेरे सभी स्टूडेंट, मेरे सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी कमेंट कीजिएगा कि मानवों में अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा। तो मानवों में अपशिष्ट पदार्थ क्या हो सकता है? बी ऑप्शन को चयन कर लीजिएगा। बी ऑप्शन मतलब किसकी बात करेंगे? यूरिया की बात की जा रही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कैटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे जल, वसा आदि का उत्सर्जन कौन सा अंग करेगा? कैटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ,
क्या आपने पहले इसका कभी नाम सुना है? सभी लोग बताइएगा। देखिए, जो साइंस के स्टूडेंट है, जो साइंस पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नॉलेज है उनको, मुझे पता है। लेकिन जो सोशल साइंस के हैं, जो आपके कॉमर्स वाले हैं, उनको थोड़ा कठिनता होने वाली, तो उनके लिए हम बैठे हुए हैं, टेंशन मत लीजिए। हर एक क्लास बिल्कुल A to Z आने वाली है। अगला प्रश्न देखिएगा। अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी क्रिया सहायक होती है? डायलिसिस, अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया किसके दौरान कौन सी क्रिया सहायक होगी? विसरण इज द राइट आंसर। क्योंकि अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया की बात करेंगे, विसरण और परासरण दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जो रक्त में अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को हटाने में मदद करती हैं। विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अणु अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ते हैं, उनको विसरण कहा जाता है। विसरण में क्या होता है? अपने जो अणु होते हैं वे क्या करते हैं? उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता, ये तो जानते ही होंगे भैया। जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी उसको उच्च सांद्रता बोलेंगे, जहाँ कम भीड़ भाड़ होगी उनको निम्न कम सांद्रता बोलेंगे। अगला प्रश्न, यूरिया की सर्वाधिक अधिकता किस में होती है? यूरिया की सर्वाधिक अधिकता यकृत, पोर्टल शिरा, पश्चधमनी, यकृत शिरा या वृक्क शिरा में होती है। बेहतरीन प्रश्न है याद साथियों। तो यकृत शिरा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से मूत्र में किसका पदार्थ का होना सामान्य बात है? तो मूत्र में सभी लोग जानते हैं भैया क्रिएटिनाइन इनका होना बिल्कुल ज़रूरी है। रक्त प्रोटीन होगा तो बीमारी होगी, लाल रक्त होगी तो बीमारी, श्वेत रक्त होगी, बीमारियां होगी, मूत्र में निकलेगा ये। अगर मूत्र में क्रिएटिनाइन मिल रहा है तो ये सामान्य बात है, मिलेगा ही मिलेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कर लेना है। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं, तैयारी बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है? इसके आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मानव शरीर में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है? आपके वृक्क में, मूत्राशय, यकृत, नेफ्रॉन। मानव शरीर में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है? ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं शायद। इसका कमेंट करके बताना है। ये MCQs दे रहे हैं, मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं आप सभी के लिए। इसका कमेंट करना है, आंसर बताना है कि मानव शरीर में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है। ठीक है, वृक्क, मूत्राशय, यकृत, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न देखिएगा। 30वां प्रश्न, बेमिसाल प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है? या यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? मनुष्य, मेढक, मछली या पक्षी? तो यूरिक अम्ल हमने आपको बताया भी था। यूरिक अम्ल किसका है तो जिक्र किया हमने, पक्षी की बताया था कि नहीं बताया था? यूरिक अम्ल का जिक्र हो मतलब पक्षी इज द राइट आंसर। कीड़े भी आते हैं, ऐसा नहीं कि पक्षी बस भी आते, कुछ कीड़े भी आते हैं, लेकिन पक्षी वाला ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है। पक्षी के साथ सरीसृप भी आते हैं, कीड़े भी आते हैं। सरीसृप में सांप, छिपकली हो गया, कीड़े भी आते हैं। ये यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य और मेढक यूरिया उत्सर्जित करती है। मनुष्य और मेढक क्या करते हैं? यूरिया। और 80+ का स्कोर पाना है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। और 80+ अगर स्कोर आ गया तो सिलेक्शन मिलना बिल्कुल तय है। आपके माता पिता का सपना बिल्कुल साकार होगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझते जाइए, हर एक क्लास को अटेंड करते जाइए। हम प्लेलिस्ट बना देंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 का, जिसमें सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। नोट्स भी हमारी बनाई जा रही है, सभी टीचरों को मिलकर नोट्स बनाई जा रही है। नोट्स पाने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9630689598, इसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एक हफ्ते के अंदर आपकी टॉपर नोट्स कंप्लीट हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। तो नोट्स भी आपको मिलेगी और ये तैयारी भी जारी रखिएगा। वादा करता हूँ 80+ का स्कोर आएगा। माता पिता का सपना साकार करेंगे, अपना भी सपना साकार करेंगे। आइए मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।